Hello students, I Mohammad Bilal Bhatti welcome you all to test discussion of chapter number 3. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. पूरे चैप्टर नंबर 3 का तो टेस्ट नहीं हुआ था. आपका जो टेस्ट था वो अराउंड 75% ऑफ चैप्टर नंबर 3 था और मैं आपको बताता रहा हूँ थ्योरी पढ़ाते हुए कि फ़िज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग से समझ आती हैं. जो टेस्ट आप को दिया गया था वो बड़ा बैलेंस टेस्ट था, जैसा एग्ज़ाम में आ सकता है या जैसे एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आते हैं वैसा टेस्ट था. बहुत थोड़े से क्वेश्चंस टेक्निकल थे, बाकी बड़े सिंपल थे. जिन बच्चों ने तमाम लेक्चर्स बड़े अच्छे से सुने हैं और एक से ज़्यादा मरतबा सुने हैं, कोई बात नहीं समझ आई तो कंसंट्रेशन से उसे दोबारा सुना है, तो यकीनन वो देखेंगे कि उनका जो टेस्ट उन्होंने अटेम्प्ट किया है उनमें बहुत ज़्यादा उनके एमसीक्यूज़ करेक्ट होंगे. मुमकिन है सारी ऑप्शंस उनकी करेक्ट हों. तो आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला एमसीक्यू था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या उसका एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, या हो सकता है वो एक्सेलरेट करे, या वो हमेशा एक्सेलरेट करेगा, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी भी रखेगा. तो वेरी सिंपल, आपको मैंने पढ़ाया था कि जो एक्सेलरेशन का आना है वो वेलोसिटी में चेंज के ऊपर डिपेंड करता है. और वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, अगर आप वो एक्सेलरेशन वाला लेक्चर देखें, कि चाहे मैग्नीट्यूड बदले वेलोसिटी का, चाहे डायरेक्शन बदले, एक्सेलरेशन आ जाएगा. और आपको बताया था कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसे स्पीड बोलते हैं. तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो मुमकिन है उसकी डायरेक्शन बदल रही हो, या मुमकिन है उसकी डायरेक्शन ना बदल रही हो. तो अगर तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही होगी तो इसका मतलब अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से लेकिन कंसिस्टेंटली उसकी डायरेक्शन बदल रही है. जैसे अगर एक पार्टिकल सर्कल की बाउंड्री पर रोटेट कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड से, यानी मान लें एक पार्टिकल सर्कल की बाउंड्री पे रोटेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो थ्रू आउट उसकी डायरेक्शन बदल रही है और डायरेक्शन बदलने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है और उसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे. तो इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो ऑप्शन बनती है बीटा, क्योंकि एक बॉडी जिसकी कांस्टेंट स्पीड हो वो कभी एक्सेलरेट नहीं करती, ज़रूरी नहीं वो एक्सेलरेट कर भी सकती है. डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से माइट भी एक्सेलरेटेड बिल्कुल मुमकिन है. इज़ ऑलवेज एक्सेलरेटेड ज़रूरी नहीं. अगर एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. पर अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो तो डेल्टा ऑप्शन है कि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है. हरगिज़ ऐसा नहीं है, हो सकता है कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदले तो वेलोसिटी इसका मतलब चेंज हो रही होगी. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा. सेकंड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं. सेकंड एमसीक्यू एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी की पहले वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, पहले बॉडी रेस्ट पर थी, बाद में उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो गई 20 सेकेंड में, तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है. तो आप याद करें, हमने एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. तो यहाँ पर डेल्टा वी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं 40 माइनस ज़ीरो अपॉन टाइम गिवन है 20 टाइम टेकन, तो ये आ जाता है ज़ीरो को अगर ये 40 अपॉन 20 ही लिख लिया जाए तो फाइनल आंसर आ जाता है एक्सेलरेशन का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलें तो क्वेश्चन है कि कार मूव कर रही है जिसके फर्स्ट हाफ टाइम में स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, अगले हाफ टाइम में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और पूछा जा रहा है कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी. आप फिर याद करें, जब मैं आपको वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो तब आपको बताया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन होता है, जबकि जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन होता है. तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस नहीं गिवन बल्कि दो स्पीड्स गिवन हैं. तो सबसे पहले तो हम इसको अपने जो हम बेसिक फार्मूला जानते हैं एवरेज स्पीड का कि वो होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम हमारा ये बेसिक फार्मूला है.
अब इस फार्मूले में हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यकीनन फिर मैं टोटल डिस्टेंस की जगह अगर मैं दो अगर स्पीड्स गिवन है तो मैं लिख सकता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो मैं S1 या S1 प्लस S2, यहाँ पर याद रख लें S डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा जा रहा क्वेश्चन के मुताबिक, S मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, तो आप कह लें कि ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि स्पीड पूछी गई है। तो S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो फर्स्ट हाफ टाइम को अगर t कहा जाए तो सेकेंड हाफ टाइम उतना ही लगा है, तो t प्लस टी लिख लेता हूँ, तो t प्लस टी विल बी इक्वल टू 2t। और स्पीड डिस्टेंस की बजाय हम फार्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यकीनन इसकी जगह लिखा जा सकता है v1 t1 प्लस v2 t2। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने t के नीचे 1 या 2 नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टाइम है वो सेम है, फर्स्ट हाफ टाइम और सेकेंड हाफ टाइम, तो सेम टाइम लगा और नीचे t प्लस टी हो जाता है 2t। और न्यूमिरेटर में अगर t कॉमन ले लिया जाए तो डिनोमिनेटर वाले t से कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं t अगर कॉमन लूँ तो पैरेंथेसिस में v1 पहले स्पीड गिवन है 40 और दूसरी स्पीड गिवन है 60 अपॉन 2t, और ये अगर t से कैंसिल हो तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ जाती है वो 40 प्लस 60 अपॉन 2 यानी 100/2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। शायद आप स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर हम तो एवरेज स्पीड इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे VI प्लस VF अपॉन 2, तो वो सिंपल अरिथमेटिक मीन उसको बोलते हैं वो लगा सकते थे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखें वो जो अरिथमेटिक मीन लगाने वाला फार्मूला है वो यहाँ तो लग जाना था, लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस अंदाज में आता कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर पर आवर से, तो फिर आपको यही वाली टेक्निक जो मैंने बताई है यही टेक्निक फॉलो करनी पड़नी थी और फिर जवाब 50 नहीं बल्कि 48 आना था, और वहाँ पर वो अरिथमेटिक मीन नहीं बल्कि हार्मोनिक मीन बन जाता है। ये मैथ वाले स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो आप डायरेक्ट वो एवरेज वेलो स्पीड के लिए VI प्लस VF अपॉन 2 लगाने के बजाय अगर ये मेथड याद रखें और ये वाला फार्मूला अगर आप याद रखें तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जाए तो आप सॉल्व कर सकेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेस्ट मेथड है और बेसिक फार्मूला यही है कि आपको टोटल डिस्टेंस लेना है, उसको टोटल टाइम टेकन पे डिवाइड कर देना है तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। आइए स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल है कि एक बॉडी ड्रॉप की गई जीरो वेलोसिटी से, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी, जैसे फ्री फॉल करवाई और 4 सेकंड बाद अगर वो ज़मीन पर पहुंची तो बताइए उस टावर की हाइट क्या होगी जहां से वो फेंकी गई। तो हमने पढ़ा फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन के S इक्वल होता है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और नीचे आ रहा है तो A की जगह G प्लग करूँ और इस S की जगह अगर हाइट लिख लूँ वर्टिकल डिस्टेंस तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है हाफ GT स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में अगर हाइट पूछी है तो G की वैल्यू अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 10 कंसीडर कर लें, वैसे प्रिसाइजली 9.81 है, और टाइम की जगह अगर मैं 4 प्लग करूं तो 4 स्क्वायर होता है 16 टाइम्स 10, ये बन जाता है 160 अपॉन 2 यानी 80 मीटर। तो हाइट इसका मतलब उस टावर की होगी 80 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो सवाल है कि 12 न्यूटन फोर्स लगी और बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया 4। तो सवाल है कि अगर अगर एक्सेलरेशन 4 की बजाय 10 हो जाए तो फिर फोर्स कितनी लगेगी। 2-3 मेथड से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। मैं पहला मेथड ये लगाता हूँ कि हमने पढ़ा कि F इक्वल होता है ma, नेट फोर्स इक्वल होती है मैस इंटू एक्सेलरेशन, और इसको मैं लिख सकता हूँ F1 विल बी इक्वल टू ma1। M के नीचे 1 नहीं लिखा क्योंकि मैथ तो सेम है, सेम बॉडी पर फोर्स लग रही है, तो F2 विल बी इक्वल टू ma2। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो तो F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू A1 अपॉन A2।
तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले के मुताबिक अगर मैं अननोन जो फोर्स है अगर उसको मैं F2 कह लूँ तो F1 हमारे पास गिवन है 12 और इस F1 की वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया A1 वो था 4, जबकि F2 अननोन है, मैं इसको F2 एज इट इज लिख लेता हूं, और जो A2 F2 फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन है वो है 10। तो अगर आप यहां पर F2 को सब्जेक्ट बनाएं और रीअरेंज करें तो मैं ये यहां पर नीचे कर रहा हूं, तो हमारे पास जो F2 का फाइनल रिलेशन बनता है वो बनता है 12 टाइम्स 10/4। तो 4 3s आर 12, 3 10s आर 30, मतलब आंसर आ गया 30 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया डेल्टा। तो मैं आपको बोल रहा था और भी मेथड्स हैं, आप इसको रेशो मेथड से भी कर सकते थे जो स्कूल से, बल्कि आप 8th ग्रेड या 7th ग्रेड में सीखते हैं स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में रेशो मेथड के। अगर ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है तो उसको लिख लिया जाता है। आप इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 12 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है और x यानी अननोन के कॉरस्पॉन्डिंग 10 है, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप अननोन को एवेलुएट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड मैथमेटिकल इक्वेशन बना के मैंने आपको करके दिखाया है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्चुअल MCQ है, जो आपको मैं पढ़ाते हुए करवा चुका हूँ कि इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें एनर्जी भी कंजर्व करती है और मोमेंटम भी कंजर्व करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। अगर आप लेक्चर सुने तो मैंने डिटेल में कंपैरिजन भी किया हुआ है, सिमिलैरिटीज़ भी बताई हुई हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का कंपैरिजन भी किया है, सिमिलैरिटीज़ भी बताई हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी खिदमत में रखे हुए हैं। हेयर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो सवाल है कि एक बुलेट हिट करती है एक सॉलिड ब्लॉक को और उसमें एम्बेड कर जाती है, तो बताइए क्या कंजर्व करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि ये स्टिकी कोलिजन है, जब जाके एम्बेड करती है तो ये स्टिकी कोलिजन है। और याद रखें स्टिकी कोलिजन इज ऑलवेज इन इलास्टिक, और इन इलास्टिक कोलिजन में आपको सिखाया हुआ है कि बोथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी होल्ड करता है। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होल्ड नहीं करता। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज मोमेंटम ओनली। हाँ, अगर टोटल एनर्जी की ऑप्शन होती तो उसको भी हम टिक करते, लेकिन फॉर द मोमेंट क्वेश्चन के मुताबिक हेयर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 8, जब बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, पूरा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करे तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। बाकी सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। पैराबोला आपको अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया था, ये कैसी मोशन होती है, और दो पैराबोला अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐसी शेप को हाइपरबोला बोलते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट्स इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया बिटवीन द वेलोसिटी एंड द टाइम एक्सिस, फैक्चुअल स्टेटमेंट आ गई, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। अगर तो एरिया बिलो स्पीड टाइम ग्राफ होता तो हम डिस्टेंस कवर्ड कहते, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आंसर इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड। आपकी बार जी की वैल्यू गिवन है 9.8 और ऑप्शंस आपके सामने। अभी कुछ देर पहले हमने फार्मूला बनाया था फ्रीली फॉलिंग बॉडी का कि H इक्वल होता है हाफ GT²। क्वेश्चन बिल्कुल पुराने जैसा है, बस वहाँ पर पहले बता दिया गया था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ फ्रीली फॉलिंग की बात हुई है, अंडरस्टूड है। और अगर मैं यहाँ पर जी की जगह 9.8 प्लग करूँ और टाइम का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बनता है, और 2 के स्क्वायर का मतलब 4, तो ये बन जाएगा हाफ 9.8 टाइम्स 4 एंड 2 2s आर 4, और 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 19.6 मीटर। तो जो हाइट आ गई वो है 19.6 मीटर। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, एक फुटबॉल को किक लगाई, वो अपवर्ड मूव करता है विद वेलोसिटी 19.9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है कि इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ, तो उसकी हाइट पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और हाइट पूछी है, तो अगेन हमें इक्वेशन ऑफ मोशन
को ढूंढना पड़ेगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो उसमें तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं। अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो टाइम नहीं गिवन। तो आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो आइए मैं ये दोबारा लिख देता हूँ, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब ऊपर जाते हुए जो एक्सेलरेशन है, अगर हाफ मोशन की बात हो रही है, अगर ऊपर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लूँ तो g की वैल्यू नीचे को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को होने की वजह से यहाँ पर मैं -9.8 लिख देता हूँ। s की जगह h लिख देता हूँ जो कि रिक्वायर है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये वी एफ स्क्वेयर लिखना चाहिए। तो 0 स्क्वेयर माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी वो गिवन है 19.9 स्क्वेयर्ड। तो ये सिंपली हमारे पास बन जाता है -9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -19.6 h इक्वल आ जाता है -19.9 स्क्वेयर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 19.6 और 19.9 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होता है, 19.6 भी एक तरह कैंसिल हो जाए अगर इनको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल माना जाए। तो हमारे पास जो हाइट आ जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 19.9 मीटर या 19.8 मीटर या अप्रॉक्सीमेटली आप 20 मीटर भी कह सकते हैं आ जाती है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस बहुत दूर हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, यूनिट्स ऑफ इम्पल्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ मोमेंटम। तो बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि टॉर्क के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर, वर्क के यूनिट होते हैं जूल और फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, जबकि मोमेंटम के यूनिट होते हैं न्यूटन सेकंड और इम्पल्स के भी यही यूनिट होते हैं। याद रखिए टॉर्क वाले न्यूटन मीटर को कभी जूल नहीं कहते, इसलिए मैंने बोला टॉर्क के यूनिट है न्यूटन मीटर जबकि वर्क के यूनिट होते हैं जूल। क्वेश्चन नंबर 13, एक पार्टिकल स्टार्ट करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉडी मूव करनी शुरू करती है, पार्टिकल मूव करता है, 20 मीटर डिस्टेंस कवर करे 2 सेकंड में, तो बताइए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। वेरी सिंपल, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन अ सिस्टम विच इज नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटिंग, इनर्शियल या बोथ बी एंड सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, इनर्शियल। पूरा टॉपिक हमने ये पढ़ा हुआ है और टॉपिक पढ़ाते हुए, लॉज ऑफ मोशन को पढ़ाते हुए मैंने बात कॉन्सेप्चुअली आपको बताई हुई है और ये भी पढ़ाया हुआ है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15, चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। तो बच्चों जो चेंज इन मोमेंटम होता है आपने पढ़ा वो इम्पल्स के इक्वल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। हमने डेरिवेशन की थी कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 16, वेलोसिटी पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पर कहा जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड है और 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो पूछा जा रहा है 3 सेकंड बिफोर क्या होगी। बिल्कुल कॉमन सेंस से करने वाला सवाल है, बगैर पेन यूज़ किए आप कर सकते हैं कि अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 हो गई 5 सेकंड में, इसका मतलब आप यहीं से हिसाब लगा लें कि जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी हर सेकंड में वेलोसिटी 2-2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। 1 सेकंड गुजरा होगा, वेलोसिटी होगी 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। तो पूछा जा रहा है 3 सेकंड पहले, यानी 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या होगी, दैट वुड बी 14 मीटर पर सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो ज़रा सा कॉन्सेप्चुअल या टेक्निकल क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि एक बॉम्ब जिसका मास 12 kg है वो इनिशियली एट रेस्ट है। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन या ब्लास्ट 0 है, जबकि कहा जा रहा है कि जब एक्सप्लोड होता है तो वो 2 पीसेस में कन्वर्ट होता है, एक का मैस 8 kg, दूसरे का मैस 4 kg। कहता है अगर 8 kg वाले मैस की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो तो बताइए 4 kg वाले मैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स चारों ऑप्शंस आपके सामने। अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक पढ़ा हुआ है कि टोटल मोमेंटम अगर शुरू में कांस्टेंट है, बल्कि कहना चाहिए कि टोटल मोमेंटम एक्सप्लोड होने से पहले 0 है, तो
आफ्टर एक्सप्लोजन भी टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। और मैंने आपको बड़ी डिटेल से ये पढ़ाया हुआ है जब हम फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम राइफल पढ़ रहे थे कि टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन या आफ्टर फायरिंग जीरो होना कैसे मुमकिन है, जब बुलेट और राइफल का मोमेंटम मैग्नीट्यूड में इक्वल और ऑपोजिट हो। यहां पर अगर बात की जाए तो टोटल मोमेंटम आफ्टर ब्लास्ट कब जीरो हो सकता है, जब दोनों पीसीज 8 kg वाला और 4 kg वाला दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम तो दोनों का सेम होना है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है ई के इक्वल होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है पी स्क्वायर ओवर 2m। अब काइनेटिक एनर्जी तो सेम होनी चाहिए आफ्टर एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन होने के बाद जो पीस है 8 kg वाला उसकी स्पीड है 6, तो अगर मैं 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब आता है 48। तो इसका मतलब जो 8 kg वाले पीस का मोमेंटम है 48 है, तो इधर मैं 48 का स्क्वायर लिख लेता हूं ओवर 2m। अब यहां पर समझने वाली बात कि मैंने हालांकि जो काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है वो 4 kg वाले की पूछी गई है, लेकिन मोमेंटम मैंने 8 kg वाली का ही लिख लिया है क्योंकि मोमेंटम तो दोनों का सेम होना है। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि आफ्टर एक्सप्लोजन 8 kg वाले मैस पीस का और जो 4 kg वाला पीस है दोनों का मोमेंटम सेम होगा। तो मैंने 86R 48 ये लिख लिया, उसका स्क्वायर लिख लिया ओवर 2 इंटू, अब यहां पर वो मैस आना है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें रिक्वायर है और वो मैस है 4 kg। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 4, तो इसको लिख सकता हूं 48 स्क्वायर मींस 48 टाइम्स 48 अपॉन 8। और अगर मैं इसको कैंसलेशन करूं 86R 48 और 48 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो 86R 48 और 4 कैरी करता है और 6 4 are 24 प्लस 4 28। सो फाइनल आंसर इज 288 जूल। तो आंसर इज डेल्टा। मुमकिन है कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर ये वाला जो फार्मूला सबसे पहले आपने लिखा है ई के इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, ये कहाँ से आ गया। तो बच्चों याद रखें ये फार्मूला है, रिलेशन है असल में बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। आइए ये फार्मूला मैं आपको डिराइव करके भी दिखा देता हूँ। ये वाला फार्मूला तो आप सब ने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv²। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फार्मूले को या इस रिलेशन को राइट हैंड साइड पर मैथ से मल्टीप्लाई करूं और मैथ से डिवाइड करूं तो किसी मैथ के लॉ की वायलेशन नहीं होती। अब हम ऐसा करते हैं कि इस m को इस m के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा हाफ m² v² ओवर m। ये वाला m एज इट इज आ गया, तो हाफ m² v² ओवर m 1/2 भी वैसे ही पड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि mv इक्वल होता है p, तो बच्चों जो m² v² है वो किसके इक्वल होगा p²। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में आ गया p² और डिनोमिनेटर में 2m पहले से मौजूद है। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये रिलेशन बहुत काम आता है, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में तो हमेशा याद रख लें अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी और मास में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि P इफ P इज केप्ट कांस्टेंट 2 एब्सोल्यूट कांस्टेंट है तो E के और M में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला मैंने यूटिलाइज किया था एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि MCQ की शक्ल में था, वो मैंने बच्चों आपको डिराइव करके भी दिखा दिया। ये एक ही क्वेश्चन आप समझ लें टेक्निकल था, बाकी तो छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक क्रिकेट बॉल है, उसको हिट लगाई गई और वो ट्रैवल करती है 3 सेकेंड के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में। इट्स स्ट्रेट अप इन एयर एंड इट रिक्वायर्स 3 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज। तो अगर तो वेलोसिटी पूछी गई है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमने पढ़ा है VF इक्वल होता है VI प्लस AT। तो अगर मैं ऊपर जो फेंकने वाली वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी उसको पॉजिटिव मानूं तो G नीचे को होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नीचे को है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। पढ़ा चुका हूं आपको साइन कन्वेंशंस में। और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी 0 होती है तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू VI जो कि अननोन है प्लस -G टाइम्स T। और अगर ये -GT उस साइड पर ले जाएं दूसरी साइड पर और सीधा करके लिख लूं तो VI इक्वल हो जाता है GT।
और g की वैल्यू आपको पता है 9.8 और टाइम गिवन है 3। तो 10 अगर अप्रॉक्सीमेटली मानो तो 10 टाइम्स 3 इज 30, तो 30 से ज़रा सा कम क्योंकि 9.8 है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एग्जैक्ट ऑप्शन 29.4 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल्स जो किसी भी वेजल में या कंटेनर में इनक्लोज होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मैंने थ्योरी पढ़ाते हुए भी इसको अंडरलाइन किया था, तो वो एग्जाम्पल है, बगैर ऑप्शंस देखे भी बच्चे बता सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ quantity of matter, inertia of the object, resistive power of object, resistive power भी दरअसल inertia को कहा जाता है, या all of these। तो memory based question है, correct option is all of these। और question number 21, action force and reaction force can never act on same body। आपको न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाते हुए डिटेल में पढ़ाया हुआ है, can never act or react on same body। so correct option is बीटा। आपको पढ़ाया था एक्शन और एक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी की और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो तो इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो यहाँ पर बात ही वेलोसिटीज की हो रही है, तो इसका मतलब बॉडी मूव कर रही होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यही मैंने सेंटेंस और यही स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सेलरेशन के लिए भी लिखवाई हुई है कि अगर बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल हो तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। सो हेयर आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 23, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन आपको थ्योरी पढ़ाते हुए करवाया हुआ है, इज कॉल्ड मोमेंटम विच इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity। Question number 24, second last question, the time rate of change of momentum of a body is equal to applied या net force। so correct option is alpha। हाँ, अगर यहाँ पर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना लिखा होता, जस्ट चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा होता तो वो इम्पल्स होता है, पहले वो एमसीक्यू आ भी गया, बट हेयर इट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 25, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से इक्वल या छोटा होता है, बल्कि ये मैं एमसीक्यू टाइप में ही आपको करवा दिया था। तो अगर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो जवाब हमेशा लेस देन 1 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है अगर बॉडी सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, तो अगर इक्वल होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। सो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये 25 एमसीक्यूज़ की डिस्कशन कंप्लीट हुई। आई होप कि स्टूडेंट्स के अगर तो उन्होंने गौर से सुना होगा तो मोर देन 20 एमसीक्यूज़ ठीक होंगे जो कि मेमोरी बेस्ड थे या फैक्चुअल स्टेटमेंट्स थी। कितने एमसीक्यूज़ आपके ठीक हुए हैं आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में। आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसकी डिस्कशन में हम जो रिमेनिंग चैप्टर का पोर्शन है जिसमें थ्योरी का 20% पोर्शन रह गया और बाकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं, उनका टेस्ट हम शामिल करेंगे, या जो भी हम और बेहतर या थ्योरी भी शामिल की जा सकती है चैप्टर नंबर 4 की। जो भी होगा आपके फ़ायदे के लिए जो होगा या जो हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह उसी का बाद में टेस्ट होगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।